शुभ प्रभात। समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास आरंभ हो चुके हैं और द्वितीय तत्पुरुष समास को एक उदाहरण के साथ कृष्णाश्रित के साथ हमने बहुत ही विस्तार से पहले वीडियो में इससे पूर्व के में बता दिया है। अभ्यास के लिए आज 2 शब्द और उठा लेते हैं सामासिक पद और फिर तृतीय तत्पुरुष समास को आरंभ करेंगे। ये तय है कि द्वितीय तत्पुरुष समास को भी यदि आपने समझ लिया तो फिर सप्तमी तत्पुरुष तक के सभी समासों को आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि प्रक्रिया वही है, पहचान के केवल सूत्र होते हैं। तो आज जो सामासिक पद उठाया है वो है नरक पतितः। कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है तो फिर तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास है? सूत्र क्या कहता है? द्वितीया श्रित पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, यानी श्रित पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये शब्द यदि किसी भी संज्ञा के साथ यानी कि उसका उत्तर पद बनकर आए हों जो कि सूत्रोक्त हैं, सूत्र में कहे गए हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास है, अर्थात वो पद द्वितीय तत्पुरुष समास का है। तो नरक पतित पीछे उत्तर पद जो इसका है, नरक एक संज्ञा हो गई, इसके साथ जो शब्द लगा हुआ है वो क्या है? पतित। तो श्रित पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इस तरह के शब्द आ जाएं, या कारक में भी यानी कर्म कारक में भी जितने शब्द दिए गए हैं नियमानुसार वो भी यदि किसी संज्ञा के पीछे आ जाते हैं तो समझ लेना कि वो द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो पतित शब्द से ये तो तय हो गया कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास है तो फिर अब इसका लौकिक सामासिक विग्रह क्या होगा? अर्थात द्वितीय तत्पुरुष समास है तो हम संज्ञा में द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह। तो नरक में क्या लगाएंगे? नरकम पतित, क्योंकि राम रामौ रामा रामम रामौ, तो द्वितीय में एक वचन में क्या बना? रामम, इसी तरह से बनेगा नरकम। कोई भी शब्द उठाते हैं अम ही लग जाता है, फिर चाहे वो पुल्लिंग का हो या नपुंसक लिंग का हो या स्त्रीलिंग का भी हो, सभी में अम आता है द्वितीय में। तो इस लौकिक विग्रह के आधार पर अब जो अलौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? विभक्ति के रूप को हटाकर हम विभक्ति का प्रत्यय यानी कि सुप्रत्याहार लगा देंगे। तो सुप्रत्याहार द्वितीय व्यक्ति का क्या होगा? अम होगा। अब नरक अलग लिखा और यहाँ पे जो रूप में मिलाकर लिखा था उसे लिखेंगे अलग से, क्योंकि सुप्रत्यय क्या है? सु और जश ये प्रथमा में आते हैं, अम और शस ये द्वितीय के तीनों वचनों में आते हैं, तो अम आ गया। इसी तरह से यदि तृतीया का होता कोई रूप यानी कि तृतीय सामासिक पद होता तृतीय तत्पुरुष समास तो फिर टाभ्याम टा लगाते, हम अम नहीं लगाते, क्योंकि पतित शब्द है तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास है इसलिए यहाँ पर अम लगेगा। तो नरक अम पतित सु, क्योंकि इसको प्रथमा एक वचन में बताया जाता है इसलिए अंत में सु ही लगता है। अब क्योंकि ये तय हो गया कि नरक पतित सामासिक पद है, क्योंकि विग्रह आदि के द्वारा हमने जान लिया कि ये सामासिक पद है, तो फिर कृत तद्धित समासश्च, इस सूत्र से नरक पतित की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, जिससे कि सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र लगा। क्योंकि प्रातिपदिक शब्द जो होते हैं उनको पद बनाने के लिए सु औजस इत्यादि का, जैसे यहाँ अम और सु का आगम किया है तो वो किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये सामासिक पद है तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से सुप विभक्ति का लोप हो जाएगा। क्योंकि समास में क्या होता है कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप आदि विभक्तियां जो लगी होती हैं शब्दों में उनका लोप हो जाता है। तो अम का लोप किया, सु का लोप किया और स्थिति हो गई नरक पतित, और इनको फिर एक साथ मिला के लिख दिया जाता है। यहाँ समीप पर लिखना है, मैंने स्पष्ट रखने के लिए थोड़ा सा गैप दिया है, लेकिन इस तरह से जो इनको एक साथ किया इसका तात्पर्य है कि अब ये एक पद बन चुके हैं। तो एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वादि उत्पत्ति, ये पूरा विधान है। ये वार्तिक कहता है कि एक देश हो जाने पर विकृति इसमें भले ही आ गई है, लेकिन ये शब्द अनन्यत्वात् अन्य नहीं हो सकता, इसे प्रातिपदिक ही माना जाएगा, क्योंकि नरक पतित ये पूरा एक शब्द है, किंतु
विभक्तियां हट जाने से यानी सुख का लोप हो जाने से इसमें कोई विकार नहीं आएगा। कहने का भाव यह है कि विकृति अवश्य आई है किंतु ये प्रातिपदिक ही रहेगा, यानी कि ये सार्थक है, इसका अर्थ है। अतः इसीलिए एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्यादि उत्पत्ति, ये वार्ते कह रहा है कि इसमें पुनः अब एक देश यानी एक हो गया है ये, तो अब इसमें पुनः हम स्वादि की उत्पत्ति करेंगे क्योंकि ये प्रातिपदिक शब्द है। प्रातिपदिक इसलिए है क्योंकि पूर्व में ही हम इसका अर्थ बता चुके हैं, नरक में पड़ा या गिरा हुआ। एक तरह से जिसे कहते हैं ना पापी, इसका एक शब्द क्या बन जाता है, नरक पतित कहो या पापी, तो ये सार्थक हो गया। तो इसलिए अब इसमें एक करने के बाद हम पुनः करेंगे सु की उत्पत्ति, क्योंकि जब हम जैसे पापी एक वचन में ही देते हैं ना, किसी भी संज्ञा का या कोई भी परिचय देते हैं तो वो प्रथमा के एक वचन में ही देते हैं। तो सु की उत्पत्ति हो गई, सु लगाया है हमने, और पुनः फिर अनुबंध का लोप होगा क्योंकि सु के उ को प्रथमा के एक वचन में जो सु लगता है, सु प्रत्याहार के अंतर्गत अनुबंध किया हुआ है, उसके उ का पूर्व में ही पाणिनि इत्यादि ने उसे बांध दिया है, तो रह गया केवल स को हम ससशोरु इत्यादि से रुत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग कर देंगे और शब्द हो जाएगा नरकपतिता, ये सिद्ध हो जाए। इसी तरह से दूसरा शब्द हम उठाते हैं, दूसरा सामासिक पद जो उठाते हैं वो है सुख प्राप्त, यानी कि सुख को प्राप्त हुआ अर्थात सुखी। तो इसके पीछे कैसे पहचाने कि ये द्वितीया तत्पुरुष समास है या कोई अन्य समास है, तो प्राप्त शब्द यानी कि उत्तर पद, मैंने कुछ कारिका में उसका लिंक दूंगी, हिंदी में ज्ञात्मक रूप में बनाई है, जिसमें स्पष्ट किया है कि किस समास में किस शब्द की प्रधानता होती है। तो क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय अर्थात दूसरे पद की या उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो दूसरा पद की पहचान ये होनी चाहिए, इनमें से यदि कोई होता है तो समझ लो वो द्वितीया तत्पुरुष समास है। पहला शब्द तो संज्ञा ही होगा, तो द्वितीयाश्रित पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये पूरा सूत्र है, अभी पूर्व में बताया है। यदि किसी संज्ञा के बाद लगा हो तो समझना कि वो द्वितीया तत्पुरुष समास है। तो प्राप्त लगा हुआ है, द्वितीयाश्रित पतितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, प्राप्त शब्द है ना आपन्न से पूर्व, तो इसलिए ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। अतः अब संज्ञा में हम द्वितीय विभक्ति का रूप लगाएंगे, तो ये हो गया सुखम और ये प्राप्त। ये क्या हो गया, इसका लौकिक विग्रह जो लोक में प्रचलित है, जिसे हम भाषा में प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि ये जो होता है अलौकिक विग्रह होता है, बोलते समय हम इस तरह से नहीं बोलते सुख अम प्राप्त सु, नहीं, हम बोलते हैं सुखम प्राप्त, या फिर और संक्षिप्त यानी कि सामासिक रूप में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सुख प्राप्त। तो इस लौकिक विग्रह के कारण अलौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह में हम रूप के बजाय उस विभक्ति के प्रत्यय को लगा देते हैं, सुख अम प्राप्त विसर्ग के स्थान पे सु। अब ये तय हो गया कि ये सुख प्राप्त शब्द जो बना है वो एक सामासिक पद है, यानी दो पदों के मिलने से बना है। तो कृत तद्धित समासश्च सूत्र से सुख प्राप्त की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। या तो कृत प्रत्यय जिनके पीछे लगे हों या तद्धित प्रत्यय जिनके पीछे लगे हों या फिर वो सामासिक पद हों, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से, कृत तद्धित समासश्च इति सूत्रेण। शब्द रूपों की हम किससे करते हैं, अर्थवतः धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और समास की किससे करते हैं, कृत तद्धित समासश्च इति सूत्रेण। तो प्रातिपदिक संज्ञा जिसकी हो गई है, ऐसे समासिक पद में सुप का लुक यानी लोप हो जाता है। जो सुप प्रत्यय आए हैं उनका लोप हो जाएगा किस सूत्र से, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, यानी कि प्रातिपदिक हुए सामासिक पदों में सुप का लोप हो जाता है। तो सुप लुक करेंगे, अम का और सु का लोप करेंगे, दोनों एक हो गए, सुख प्राप्त। अब एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञाया स्वादि उत्पत्ति, एक आदेश हो जाने पर इसकी
अन्य रूप भले ही हो जाए लेकिन ये प्रातिपदिक शब्द ही रहेगा, यानी ये सार्थक है। तो इसमें हम पुनः पद बनाने के लिए अब इसको करेंगे, क्योंकि भाषा में तो पद का उपयोग होता है, पद बोले या अर्थात सार्थक शब्द बोला जाता है। तो ये प्रातिपदिक है, अब इसको हम सार्थक बनाते हैं, अर्थात इसको हम पद बनाते हैं, भाषा में उपयोग के योग्य बनाते हैं। तो पुनः करेंगे स्वादि की उत्पत्ति, यानी सु औजस अमोट षष्टाभ्याम भिस, इस तरह के प्रत्यय में अंत में लगाएंगे। अब बीच में तो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक आदेश हो गया, लोप हो गया, सुपलुक हुआ, कृतोद्देश्य समासस्य से सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के कारण सुपलुक हो गया और सुख प्राप्त बन गया सुख प्राप्त, और पुनः इसीलिए एक देश से अनन्यत्वात् स्वादि उत्पत्ति कर दी और ये हो गया सुख प्राप्त सु। अब सु का क्या किया, वही ऊ का अनुबंध का लोप हो रखा था, इसलिए केवल स शेष रहा और स का विसर्ग करने के बाद सुख प्राप्त ये सूत्र, ये सामासिक पद सिद्ध हो गया। अगले वीडियो में तृतीय तत्पुरुष समास को बताया जाएगा। क्रमशः क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक बात और है कि मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ, और यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो चैनल का आइकन दबाइए और चैनल पर चले जाइए, व्यू चैनल कीजिए और वहाँ पर देखिएगा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चौथे नंबर पे। तो जिस किसी भी टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है उसको पूरी प्लेलिस्ट क्रम से देख लीजिएगा, क्योंकि आरंभ से ही किसी विषय को जब हम समझते हैं तो ही वो समझ में आता है, बीच में से नहीं आता है, इसलिए क्रम से जुड़े भी रहिए। धन्यवाद।